सो हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल ह्यूमैनिटीज़ बडीज़। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आ गया हूँ, टॉप एमसीक्यूज़, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ फॉर सीयूईटी। जिस सीरीज़ में हम पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो है कवर करने वाले हैं, जिसके बाहर कोई भी आपको एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे। हर चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ करेंगे और साथ साथ में उस चैप्टर की पूरी अच्छी तरीके से रिविजन भी करने वाले हैं। मैंने एमसीक्यूज़ को पीवाईक्यूज़ एंड क्वेश्चन बैंक्स में से छाँट छाँट के एमसीक्यूज़ ढूंढे हैं, जो कि आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन भी करा देंगे, साथ ही साथ में आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी सीयूईटी के लिए, जिसके बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है देखने को नहीं मिलेगा। इसी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस जो है जल्द से जल्द मिलती रहे। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपना स्कोर 30 में से आपका कितना स्कोर आया वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ में नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो भी ज़रूर से बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये मेरे सोशल्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ बडीज़ _7। इस पर आप मुझे डीएम करिए। कोई भी क्वेरी है आपको, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कभी भी डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बडी _7। यहाँ पे भी _7 यही जो है हमारा यूट्यूब पेज है। इस पर आप अब ये वीडियो देख रहे हैं एंड इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ अबाउट सीयूईटी अपडेट्स एंड साथ साथ में फिर इसके बाद जब हमारा वो प्रेफरेंस लिस्ट आएगी, उसको भी कैसे प्रिपेयर करना है वो भी हम बताएंगे आपको। एंड पूरी पूरी प्रिपरेशन हम इसी चैनल पे करवाएंगे। नेक्स्ट इज टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज़ और नोट्स उस चैप्टर से रिलेटेड भेज दूंगा, इसलिए आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम करो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द बर्लिन वॉल जो 1961 में बनी थी एंड 1989 में तोड़ दी गई, वो क्या सिंबलाइज करती थी? सबसे पहला ऑप्शन है डिवीजन बिटवीन नाटो एंड वार्सो पैक्ट, डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड, डिवीजन विद इन यूएसएसआर रिपब्लिक्स, या डिवीजन ऑफ यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तो समझते हैं बर्लिन वॉल क्या थी। अब ये बर्लिन वॉल जो थी ना, ऐसी एक लंबी सी वॉल थी जो बर्लिन को पूरी तरीके से डिवाइड करती थी। समझ लीजिए सर्कल बर्लिन है। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो इसको आप बेयर कर लीजिएगा। समझ लीजिए सर्कल पूरा बर्लिन है। ये पूरे बर्लिन का ऐसे मैप है, ठीक है। ये बर्लिन है और इस बर्लिन के इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट है एंड आपके राइट हैंड साइड ईस्ट है। अब जो ईस्ट बर्लिन वाली साइड है वो थी सोवियत यूनियन यूएसएसआर के साथ, तो कि वो सोशलिस्ट जो है कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करती थी। जो वेस्ट साइड थी वो थी यूएसए के साथ जो कि फॉलो करती थी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को। तो इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर जब लड़ाई होना शुरू हुई, कोल्ड वॉर होना शुरू हुई, तो बीच में एक दीवार बना दी गई इन दोनों को डिवाइड करने के लिए, जिसको हम बर्लिन वॉल कहते हैं। तो ये बर्लिन वॉल क्या दर्शाता था? ये दर्शाता था डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट डायरेक्टली ट्रिगर्ड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर को किस इवेंट ने ट्रिगर करा? सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, क्यूबल मिसाइल क्राइसिस, फॉर्मेशन ऑफ नाटो। अगर टेक्निकली देखा जाए तो चारों ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन, 4 ऑप्शन जो है सही है। पर लेकिन क्या था जिसने डायरेक्टली ट्रिगर कर दिया कि इसका मतलब है कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है? वो था फॉल ऑफ बर्लिन। फॉल ऑफ बर्लिन जो है आपने पीछे देखा 1989 में जो है फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हो गया था। के बाद जो है कोल्ड वॉर 1991 में ऑफिशियली सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जिससे कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, ठीक है। तो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इसका सही आंसर होगा। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल डायरेक्टली ट्रिगर्ड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। आंसर इज बी। 1989 fall of Berlin Wall set off a rapid collapse of communist regimes across Eastern Europe. The next question is, the Soviet system was based on which ideology? मैंने आपको बताया था अभी यूएसएसआर का। यूएसएसआर में कौन सी आइडियोलॉजी जो है फॉलो की जाती है? जैसे आपको पता चल गया कि यूएस में कैपिटलिज्म को जो है आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है, तो सोवियत सिस्टम में यूएसएसआर में कौन सा सिस्टम था? लिबरलिज्म था, कैपिटलिज्म था, सोशलिज्म था या नेशनलिज्म था? द आंसर इज सोशलिज्म। सोशलिज्म होता है पूंजीवादी, पूंजीवादी तो कैपिटलिज्म होता है। सोशलिज्म होता है समाजवादी, जिसमें पीपल वेलफेयर जो है देखा जाता है, पीपल वेलफेयर देखा जाता है और ज़्यादातर स्टेट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट ओन्ड चीज़ें होती हैं। स्टेट ओन्ड या फिर गवर्नमेंट ओन्ड चीज़ें होती हैं एंड गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर कंट्रोल करती है सब चीज़ों को। यूएसएसआर एम्ड एट एन इगैलिटेरियन मतलब इक्वल,
इक्वल सोशलिस्ट ऑर्डर, जहाँ पे सब लोगों को इक्वल कंसिडर किया जाए और जहाँ स्टेट जो है प्रॉपर्टी पे, प्रोडक्शन पे एंड मोस्टली ऑल चीज़ों पे, सब चीज़ों पे स्टेट जो है कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी। वॉज नॉट, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। जो हम क्या करते हैं, हम ये नॉट की जगह नॉट को नहीं पढ़ते हैं, साथ साथ में आ फीचर ऑफ द सोवियत यूनियन और सोवियत इकोनॉमी जो है पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी। स्टेट ओनरशिप, प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट एंड कॉम्पिटिशन, वेलफेयर स्टेट। इसको हम एलिमिनेट करके करेंगे। स्टेट ओनरशिप मैंने आपको बताया सोशलिज्म में होती है, प्लान्ड इकोनॉमी सोशलिज्म में होती है, फ्री मार्केट एंड कॉम्पिटिशन ये होता है क्या, वेलफेयर स्टेट होती है, ये नहीं होता। फ्री मार्केट एंड कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन एक कैपिटलिज्म का एक एग्जाम्पल है, एक कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है जिसमें लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट कैसे चलेगी, ना कि गवर्नमेंट। यहाँ पे फ्री नहीं होता, फ्री मार्केट कंपटीशन नहीं होता, गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है मार्केट में कितना कंपटीशन रहेगा और मार्केट में कैसे डिमांड एंड सप्लाई वर्क करेगी। ठीक है, तो द आंसर इज सी, द इकोनॉमी वॉज सेंट्रली प्लान्ड, फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन वॉज एबसेंट। वाई वॉज यूएसएसआर कंसिडर्ड एज अ सुपर पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर। हम बोलते हैं बाय द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब ही क्या होता है, बाई, बाइपोलैरिटी का मतलब होता है बाई, बाई मीन्स टू, पोलैरिटी मतलब पोल्स, पोल्स को क्या मतलब होता है, पोल्स का मतलब होता है टू एंड्स। अब बाई पोलैरिटी से मतलब है कि दो पोल्स हैं, दो सुपर पावर हैं जिसमें एक यूएसएसआर है एक यूएसए है। तो दो पोल्स हैं, एक यूएसएसआर है एक यूएसए है। तो यूएसएसआर को क्यों कंसिडर किया जाता था सुपर पावर वर्ल्ड वॉर टू के बाद? स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी थी वहाँ पे, नहीं डेमोक्रेसी थी नहीं, सोशलिज्म था, वन पार्टी रूल था। डेवलप्ड इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर थी, कल्चरल डोमिनेंस था या कॉलोनियल एम्पायर था, कॉलोनियल एम्पायर तो हट गया था वहाँ से। डेवलप्ड इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप थी, एक छोटी से छोटी पिन से लेकर एक पूरी पूरी गाड़ी तक सब कुछ ये लोग खुद बनाते थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, जिसकी वजह से इनको सुपर पावर कहा जाता था। It had advanced industry, vast resources, nuclear military capability comparable to USA। यूएसए की टक्कर का इनके पास सामान था, इसलिए इनको यूएसएसआर को सुपर पावर कहा जाता है। वट वॉज द सेकेंड वर्ल्ड, ये क्वेश्चन गलत है, वट इसमें यहाँ पे काटने के वट वॉज द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज आएगा, वट वॉज द सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। तो वट वॉज द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज का था, उनको कहा जाता था सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। सोशलिस्ट ब्लॉक जो यूएसएसआर लेड करता था उनको कहा जाता था सेकेंड वर्ल्ड, या नाटो कंट्रीज को कहा जाता था, या कॉलोनियल स्टेट्स को कहा जाता था। द आंसर इज सोशल वर्ल्ड। नाटो कंट्रीज को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था जो कि डेवलप्ड थी, कॉलोनियल स्टेट को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको भी थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था। एंड जो क्या नाम है सोवियत ब्लॉक था, जो यूएसएसआर के अंदर कई सारी कंट्रीज थी, आपको पता होना चाहिए कि यूएसएसआर जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज जो है मिलकर यूएसएसआर बनाती हैं। ये सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता है जिसको, वो था हमारा सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, वो था हमारा सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। ईस्टर्न यूरोपियन सोशलिस्ट स्टेट्स अलाइन विद द यूएसएसआर फॉर्म द सेकेंड वर्ल्ड। वॉर्सो पैक्ट वॉज, वॉर्सो पैक्ट क्या था? एक इकोनॉमिक अलायंस थी, मिलिट्री अलायंस थी सोशलिस्ट ब्लॉक की, ट्रेड एग्रीमेंट था, या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द आंसर इज मिलिट्री अलायंस। सोशलिस्ट ब्लॉक की मिलिट्री अलायंस जब यूएसएसआर बनने लगा था, तो जो जो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज थी उनको एक साथ लाने के लिए, उनकी एक सेपरेट मिलिट्री आइडेंटिटी, एक लौती मिलिट्री आइडेंटिटी बनाने के लिए वॉर्सो पैक्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। Answer is B, a Soviet-led military alliance binding Eastern European countries states during the Cold War. अब one major weakness of Soviet political system was. Next question is one major weakness of Soviet political system was. अब सोवियत सिस्टम की, यूएसएसआर की कोई एक वीकनेस क्या है इनमें से? टू मैनी पार्टीज थी? नहीं, पार्टीज तो एक ही थी वहाँ पे। एक्सेस डेमोक्रेसी थी? नहीं, डेमोक्रेसी ही नहीं थी। वन पार्टी अथॉरिटेरियन रूल था? यस। वीक सेंट्रल कंट्रोल था? यस। पर लेकिन जो मेजर आंसर है इसका वो होगा वन पार्टी अथॉरिटेरियन रूल था। जो यूएसएसआर था ना बेसिकली, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी कि उसको एक पार्टी गवर्न कर रही थी, सिर्फ एक पार्टी गवर्न कर रही है इतने बड़े देश को, जिसमें कई सारे देश मिलकर बने हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, इसीलिए जो है वीकनेस बन गया ये यूएसएसआर की। द आंसर इज सी, द कम्युनिस्ट पार्टी मोनोपोलाइज पावर, लिमिटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड फ्रीडम्स। Next question. Who introduced reforms like Perestroika and Glasnost? Perestroika and Glasnost reforms किसने लाई? स्टालिन ने, लेनिन ने, गोर्बाचेव ने, या येल्सिन ने? तो आंसर इज गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ने
जो है 1980s के एंड या फिर मिडल के दौरान जो है रिफॉर्म्स लाना शुरू करे, जो है यूएसएसआर में रिफॉर्म्स लाना शुरू करे, पर ये रिफॉर्म जो है ज़्यादा देर तक चल नहीं पाए और जो कंट्री है वो जो है यूएसएसआर है जो है वो डाउनवर्ड स्पाइरल में फंस गई और जो है धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई। Gorbachev sought economic restriction, political openness to modernize the URS. Economic restriction मतलब perestroika and the political openness refers to glasnost. तो आपसे कोई मतलब पूछे पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोव का मतलब क्या है? इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन एंड पॉलिटिकल ओपननेस इज ग्लासनोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 रिजल्टेड इन स्ट्रेंथनिंग यूएसएसआर, वीकनिंग सोवियत सिस्टम, इकोनॉमिक ग्रोथ या एंड ऑफ कोल्ड वॉर? वीकनिंग सोवियत सिस्टम। अब क्या हुआ, जो इस टाइम के दौरान जो उनकी इकोनॉमी थी ना, इस टाइम पे सोवियत सिस्टम की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल एक लेवल पे आ गई थी ना, अब ना इससे बढ़ रही है ना इससे घट रही है, पर लेकिन उनकी पॉपुलेशन जो है उसी टाइम पे बढ़ रही थी, उनका जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो बढ़ रहा था। तो उसी टाइम पे इन्होंने जंग छेड़ दी। अब जंग छेड़ोगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होने लगेंगे। अब रिसोर्सेज इतने है ही नहीं, रिसोर्सेज है ही नहीं इतने कि आपको पहले ही स्टेगनेंसी आ गई है, अब रिसोर्सेज कहाँ से लाए? तो अफगानिस्तान के साथ इन्वेजन जो उन्होंने करा, इससे सोवियत सिस्टम जो है और वीक हो गया। It drained resources, deepened crisis, accelerating decline. Who emerged as a hero during the 1991 coup? अब 1991 में जो है कूप स्टार्ट होता था। कूप होता है मतलब तख्ता पलट, तख्ता पलट, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, तख्ता पलट। अब तख्ता पलट जो है स्टार्ट हो जाता है 1991 में। इसमें हीरो कौन इमर्ज करता है? गोरबाचेव के खिलाफ और यूएसएसआर के खिलाफ जो तख्ता पलट होता है वो उसका हीरो बनता है येल्सिन, बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन जो होता है वो है इस जो है तख्ता पलट का हीरो बन जाता है और जो है एक तरीके से इस मूवमेंट को, इस जो कूप है वो जो सपोर्ट करने लग जाता है। बोरिस येल्सिन अपोज्ड हार्डलाइनर्स गेन मास सपोर्ट। हार्डलाइनर्स थे जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, जो डेमोक्रेसी को गलत मानते थे, सोवियत सिस्टम, कम्युनिस्ट सिस्टम को लाना चाहते थे, ये अपोज करता था उनको, मतलब इनके खिलाफ था। और इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल किया है लोगों का, क्योंकि लोग भी तंग आ चुके थे उस टाइम पे। यूएसएसआर ऑफिशियली डिसइंटीग्रेटेड, मैंने आपको पहले बताया 1991 में यूएसएसआर ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट कर दिया, रशिया ने उसकी जगह ले ली। In December 1991, key republics declared that USSR has developed. Key republics कौन सी? रशिया, यूक्रेन, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड यूएसएसआर? नाटो, सीआईएस, यूयू या फिर आसियान? सीआईएस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने जो है रिप्लेस कर दिया 1991 में यूएसएसआर को। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वाज फॉर्म्ड बाय फॉर्मर रिपब्लिक्स, मतलब जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी कंट्रीज, उन जब वो टूट गई उन्होंने सीआईएस एस्टैब्लिश किया ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके ग्रो होने में। रशिया बिकेम सक्सेसर स्टेट बिकॉज, अब रशिया जो है सक्सेसर स्टेट क्यों बना यूएसएसआर की? यूएसएसआर के खत्म होने के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया पूरी तरीके से, तो उसमें से रशिया जो है उसका जो है उत्तराधिकारी, हिंदी में बोलते हैं उत्तराधिकारी जो है बना। वो ऐसा क्यों बना? उसके पास ऐसा क्या था कि उसको जो है बना दिया गया? वो रिचेस्ट था, उसने इनहेरिट करा यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल सीट को, या फिर वो डेमोक्रेटिक था इसलिए, या फिर उसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन थी। अब जो है ना ये तीन जो ऑप्शन है ना, ए सी डी, ये सही है, ये गलत नहीं है, पर लेकिन इन तीनों की वजह से ये ऑप्शन जो है खुल गया, उसने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल सीट जो है हासिल कर ली। अब यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल सीट बहुत बड़ा ओहदा है, अब जो इसको हासिल कर लेगा यूएसएसआर के बाद वो उसका सक्सेसर माना गया, इसीलिए रशिया को जो है बोला जाता है कि वो सक्सेसर बन गया। वो कि इसने सीट हासिल कैसे करी? क्योंकि वो रिचेस्ट था, सबसे बड़ा था, ज़्यादा पॉपुलेशन थी और वो डेमोक्रेसी को भी फॉलो करना शुरू कर दिया था, भले ही वो मॉक डेमोक्रेसी हो, पर उसने अज्यूम कर लिया। रशिया अज्यूम यूएसएसआर यूएन सीट, ट्रीटीज, न्यूक्लियर स्टेटस, सबकी जिम्मेदारी रशिया ने ली एंड रशिया को यूएन सीट भी मिल गई। मेन कॉज ऑफ सोवियत कोलैप्स वाज, सोवियत कोलैप्स के कई सारे रीजन जो है मैंने आपको बताए अभी। अब पर उसमें से मेन कॉज इन चारों में से कौन सा बनेगा? एक्सटर्नल अटैक, बाहर से किसी ने अटैक करा, इंटरनल वीकनेस, अंदर से ही करप्ट हो चुका था सिस्टम पूरा, नेचुरल डिजास्टर आ गया कोई, या फिर कलोनियल रिवॉल्ट हो गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। द आंसर इज इंटरनल वीकनेस। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन हो गई कि वो अब नहीं रहना चाहते इसमें बंद के, उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी,
इसीलिए अंडरमाइन द सिस्टम, सिस्टम को है जो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। वाई डिड सोवियत इकोनॉमी स्टैग्नेट, इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट क्यों हुई? रिसोर्सेज इनके पास बहुत सारे थे, मतलब इतने रिसोर्सेज थे, इतनी सारी कंट्रीज थे कि ये अपने से डबल को जो है डबल बड़े एम्पायर को भी चला सकते थे। पर ये स्टैग्नेट क्यों हुई इनकी इकोनॉमी? रिसोर्सेज कम थे, मिलिट्री स्पेंडिंग बर्डन था, टू मच स्टेट था या ओवर पॉपुलेशन था? ओवर पॉपुलेशन तो था ही नहीं, बहुत आराम से अपनी डबल जितने सामान को भी झेल सकते थे। ट्रेड बहुत ज़्यादा थी, ट्रेड करते ही नहीं थे, ये अपने में सेल्फ सफिशिएंट थे। मिलिट्री स्पेंडिंग का बर्डन आ गया है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज था ही नहीं, इतना रिसोर्सेज मैंने आपको बताया कि ये इतने डबल एम्पायर को भी झेल सकते थे। मिलिट्री स्पेंडिंग बर्डन, आर्म्स रेस, एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है आर्म्स रेस। अब जो यूएसए था वो धीरे धीरे अपने वेपन्स को, अपनी आर्मरी को जो है इंक्रीज कर रहा था, अपने वेपन्स और आर्मरी को इंक्रीज कर रहा था। रशिया और सॉरी यूएसएसआर वो इस चीज़ को देख नहीं सका, वो कहता मुझे भी इसके लेवल पे आना है, तो उसने भी आर्म्स रेस शुरू कर दी। आर्म्स रेस के साथ साथ आर्म्स रेस अगर कम थी तो एक स्पेस रेस भी शुरू हो गई कि कौन सबसे पहले चांद में और स्पेस में जाएगा। स्पेस की रेस सोवियत ने जीत ली, चांद की रेस यूएसए ने जीत ली। इससे रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे वेस्ट होते गए, मिलिट्री स्पेंडिंग पे इतना बर्डन आ गया कि जो है उनको पूरी तरीके से इकोनॉमी जो है उनकी स्टैग्नेंट हो गई। हैवी आर्म्स रेस, सैटेलाइट स्टेट्स, स्टेन्ड रिसोर्सेज, स्ट्रेन मतलब दबाव डाल दिया रिसोर्सेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरबाचेव लॉस्ट सपोर्ट बिकॉज, गोरबाचेव जो है लीडर था इनका, स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा था इसलिए, सेटिस्फाई सबको कर दिया इसलिए, रिफॉर्म सेटिस्फाइड नो ग्रुप फुली, ही अवॉइडेड रिफॉर्म्स। इसका आंसर है रिफॉर्म सेटिस्फाइड नो ग्रुप फुली। अब क्या हुआ, जो दो ग्रुप्स में जो है कंट्री बढ़ गई, एक तो बोलते थे हार्ड लाइनर्स कि रिफॉर्म्स आना नहीं चाहिए, हार्ड लाइनर्स हो गए। एक बोलते थे कि रिफॉर्म्स बहुत पहले ही आ जाने चाहिए थे या फिर बहुत तेज आ गए। रिफॉर्म्स जो है रिफॉर्मर्स जो होते थे, रिफॉर्म्स को आने में बहुत देर हो गई, इसलिए इसने किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। रिफॉर्मर जो थे वो बोलते थे कि फास्टर चेंज करो यार, बहुत ज़्यादा चेंजेस की हमारे को नीड है, आपकी बहुत चेंजेस ही नहीं करे। और जो कंजर्वेटिव थे वो बोलते थे कि भाई क्या नाम है, ये चेंजेस तो होने नहीं चाहिए, यूएसआर जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए था। इसी वजह से इसने दोनों गुटों से अपनी जो है सपोर्ट है उसको खो दिया था। इमीडिएट कॉज ऑफ यूएसएसआर ब्रेकअप, यूएसएसआर जो टूट गया उसका इमीडिएट कॉज क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, कोल्ड वॉर या फिर नाटो एक्सपेंशन? द आंसर इज नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। अब लोग जो थे, रिपब्लिक डिमांडेड सॉवरेनिटी, उनको आज़ादी चाहिए थी। एंड ऑफ कोल्ड वॉर रिजल्टेड इन मल्टीपोलर सिस्टम इमीडिएटली, बाईपोलर सिस्टम, यूनिपोलर डोमिनेंस ऑफ यूएसए, नो सुपर पावर्स। एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर ने क्या चीज़ कर दी? मल्टीपोलर सिस्टम बना दिया, बाईपोलर सिस्टम बना दिया, या फिर यूनिपोलर सिस्टम बना दिया, या फिर सुपर पावर नहीं थी, यूनिपोलर सिस्टम बना दिया। पहले थी बाईपोलैरिटी, जब तक यूएसएसआर था वो बाईपोलैरिटी थी, दो सुपर पावर्स थी। अब बाई में से एक हटा दो तो यूनिपोलर बन जाता है, यूनिपोलैरिटी हो गई। यूनिपोलैरिटी में कौन था? यूएसए था सिर्फ। USA emerged as a sole superpower in the 1990s. Which ideology became dominant globally after USSR collapse? USSR जो है सोशलिज्म को जो है करता था, पर जब सोशलिज्म ही खत्म हो गई तो कौन सी बच गई? सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म तो है ही नहीं, सोशलिज्म तो उसकी खुद की थी, कम्युनिज्म ही सोशलिज्म होता है, ये भी काट दो, बचा कौन सा? कैपिटलिज्म। एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। कैपिटलिज्म जो है धीरे धीरे डोमिनेट होने लग गई, हर जो है कैपिटल लिबरल डेमोक्रेसी जो है सबने डोमिनेंस जो है शुरू कर दी, देखना शुरू कर दिया। शॉक थेरेपी क्या थी? एक इंपॉर्टेंट टर्म है शॉक थेरेपी, किसी एक जगह से दूसरी जगह में चेंज करने को शॉक थेरेपी कहा जाता है। मिलिट्री रिफॉर्म था, रैपिड ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म था, कल्चरल रिफॉर्म था, या पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था? ये था रैपिड ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म। जो यूएसएसआर था वो सोशलिज्म में बिलीव करता था, एकदम से उसको आप कैपिटलिज्म में ले आओ, क्या होगा? एक तरीके से शॉक लगेगा लोगों को, शॉक लगेगा, ठीक है। लार्जेस्ट गैराज सेल हमने देखा इसी टाइम पे, लार्जेस्ट गैराज सेल। अब इससे क्या मतलब था? इससे मतलब था कि जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट हो गई एकदम से, पर लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो उसको खरीद पाए, तो ये एक शॉक की तरह काम करा। सारी इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे ठप होने लग गई, कोई खरीदने वाला ही नहीं था उनको, कोई चलाने वाला ही नहीं था। IMF, वर्ल्ड बैंक इन्फ्लुएंस रैपिड शिफ्ट टू मार्केट इकोनॉमी। जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक था उन्होंने फोर्स किया कि आप सोशलिज्म को छोड़ के कैपिटलिज्म में आइए, जो है तभी ये जो है हम आपको लोन्स देंगे, आपको जो है रशिया को आगे बढ़ने देंगे। की फीचर ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी के की फीचर्स क्या थे? स्टेट कंट्रोल इंक्रीज हो गया, फ्री ट्रेड एंड प्राइवेटाइजेशन हो गया, क्लोज इकोनॉमी हो गई, या एग्रीकल्चर फोकस हो गया? फ्री ट्रेड एंड प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, FDI, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी वर सेंट्रल। शॉक थेरेपी रिजल्टेड इन इकोनॉमिक बूम हुआ शॉक थेरेपी से, पॉवर्टी रिडक्शन हुआ,
इकोनॉमिक डिजास्टर इनिशियली या इक्वालिटी, इकोनॉमिक डिजास्टर आ गया, शॉक थेरेपी की वजह से सब कुछ धीरे धीरे ठप होने लग गया, सब कुछ धीरे धीरे ठप होने लग गया, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, उनके पास पैसे ही नहीं है इंडस्ट्री खरीदने के लिए, पर लेकिन गवर्नमेंट सारी इंडस्ट्रीज बेचना चाहती है। तो एकदम से ही इकोनॉमिक डिजास्टर आ गया, जो रूबल करेंसी थी रशिया की वो एकदम से गिरने लग गई, जिससे कि जो है ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लग गई। इंडस्ट्रियल कोलैप्स, इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा आए जा रहे हैं, हार्डशिप, लोगों के पास चीज़ें खरीदने के पैसे नहीं है, मार्क्ड अर्ली ट्रांजिशन, सबसे स्टार्टिंग में ये चीज़ें हुई। अब रशियन करेंसी को क्या हुआ, रशियन करेंसी मतलब रूबल, रूबल को क्या हुआ ड्यूरिंग ट्रांजिशन, शॉक ट्रांजिशन मतलब शॉक थेरेपी के दौरान रशिया का क्या रशियन की करेंसी का क्या हुआ, वैल्यू इंक्रीज हो गई, स्टेबल रही, डिक्लाइन शार्पली या डिसअपियर्ड, डिक्लाइन हो गया, मैंने आपको पहले बताया इकोनॉमी जब गिरेगी तो करेंसी भी गिरती है। रूबल डिवैल्यूड, इन्फ्लेशन इरोडेड सेविंग्स, लोगों की सेविंग्स तक खत्म होने को आ गई। अब विच प्रॉब्लम इमर्ज आफ्टर सोवियत कोलैप्स, सोवियत जब अब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, इससे क्या प्रॉब्लम आई, स्टेबिलिटी आ गई, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, इकोनॉमिक इक्वालिटी आ गई, या पॉलिटिकल इश्यूज ही नहीं आए कोई। द आंसर इज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो कंट्रीज बनी, अब वो भी चाहती हैं उनमें से कि उनमें से छोटे छोटे पार्ट्स जो है चाहते हैं कि हमें भी अलग कर दो भाई, हमारी एथनिसिटी अलग है, तुम्हारी एथनिसिटी अलग है, तो हमें भी अलग कर दो। इसलिए चेचन रिवोल्ट्स हम देखने को मिलते हैं, चेचन रिवोल्ट्स, चेचनिया रिवोल्ट्स जिसको हम बोलते हैं, वो रिवोल्ट जो है रशिया में हमें देखने को मिल गए। सिविल वॉर्स हुई, इंसर्जेंसी हुई, इंटर एथनिक टेंशन जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी। चेचन्या कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चेचन्या कॉन्फ्लिक्ट किससे रिलेटेड था, ट्रेड से रिलेटेड था, सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट था, कल्चरल एक्सचेंज था, या नेटवर्क एक्सपेंशन, वो था सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट। सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट होता है जब आप एक चीज से सक्सेशन लेना चाहते हो, सक्सेशन मतलब आप उनसे अलग होना चाहते हो। चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट इनटू, चेकोस्लोवाकिया नाम से ही पता चल रहा है, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। अ पीसफुल वेलवेट डिवोर्स, वेलवेट डिवोर्स बोलते हैं मतलब दोनों कंट्रीज का डिवीजन हो गया, ज़्यादातर लड़ाई नहीं हुई, इंडिपेंडेंट स्टेट जो है दो बन गई। इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्ट सोवियत रिलेशन इज विद यूएसए, चाइना, रशिया या ईयू। जब यूएसएसआर खत्म हो गया, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन इंडिया का किसके साथ रहा, रशिया के साथ रहा, चाइना के साथ रहा, यूएसए के साथ रहा, या ईयू के साथ रहा। इजी आंसर है रशिया के साथ। रशिया के साथ हम बहुत सारी ट्रेड करते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा रोबस्ट हमारे पास टाइज हैं इनके साथ, डिफेंस हो चाहे एनर्जी हो चाहे स्ट्रेटजी हो, सब हम जो है रशिया से लेते हैं। इंडिया एंड रशिया सपोर्ट बाइपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, या नो वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब जो है यूएसए जब यूनिपोलर बन गया ना, तो रशिया, इंडिया, ये सारी कंट्रीज बोलती कि एक सिर्फ एक सुपर पावर की मोनोपोली होना अच्छी बात नहीं है, मोनोपोली होना जो है अच्छी बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमें करना चाहिए कि हमें और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ताकि बाकी जो है बाकी कंट्रीज में जो है स्ट्रॉन्ग हो पाए। ये जो है डिसीजन जो है बना इंडिया एंड यूएसएसआर, इंडिया एंड रशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज वन मेजर बेनिफिट इंडिया गेट्स फ्रॉम रशिया। रशिया से इंडिया को क्या बेनिफिट होता है, टूरिज्म का बेनिफिट होता है, मिलिट्री हार्डवेयर एंड इंजीनियरिंग का, एनर्जी का बेनिफिट होता है, एग्रीकल्चर का बेनिफिट होता है, या स्पेस टूरिज्म का फल होता है। स्पेस टूरिज्म तो है ही नहीं, एग्रीकल्चर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। टूरिज्म भी हो सकता है, पर मिलिट्री हार्डवेयर एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का न्यूक्लियर जो हेल्प है वो रशिया बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ साथ में वेपन्स हो गए, एयरक्राफ्ट वगैरह ये भी हो गए, ये भी हम रशिया से सोर्स करते हैं। तो ये हेल्प जो है रशिया बहुत ज़्यादा करता है इस मामले में। डिफेंस सप्लाईज, एनर्जी कॉपरेशन, न्यूक्लियर स्पेस कोलैबोरेशन आर की। थैंक यू, यही थे 30 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कर दिए। इसके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़िए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, बाय।